Assalamu alaikum. So today we will discuss MCQs from carbohydrates and separation techniques जो आप लोगों के टेस्ट में आई थी। तो बायोकेमिस्ट्री के जैसे कि आप लोग को पता है कुछ MCQs बहुत से फैक्चुअल होते हैं जिसमें फैक्ट्स होते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके रिलेटेड जो MCQs आ सकते हैं वो वाली चीजें भी बताऊं। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने जो टेस्ट कर लिया है फैक्ट्स में मैं आप लोगों को इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट उसके जो अलावा एमसीक्यूज आ सकते हैं मैं वो वाली चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को प्रूफ में फायदा देंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज था इन्वर्ट शुगर इज। तो इन्वर्ट शुगर हमने देखना है क्या होता है। इसमें से जो आंसर था वो था ऑप्शन ई, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। अब ऑप्शन ई आंसर क्यों था इसकी मैं रीजन बताता हूँ। हमारे पास सुक्रोज होती है कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें से जो ग्लूकोज होती है ना, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं द की डिफरेंस बिटवीन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है और लीवो रोटेटरी क्या होता है। ये आप लोगों को ये पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। तो जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर कोई शुगर हो ना, जो भी आपकी मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर्स होती है, इनमें एबिलिटी होती है कि अगर आप लाइट फेंकेंगे तो ये लाइट को डेविएट कर देगी। अब आपने इसमें लाइट की अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर हुई तो प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड पे डेविएट होगी, और लीवो रोटेटरी हुई तो लेफ्ट साइड से। इसको याद करने का तरीका होता है लीवो रोटेटरी याद रखें, लीवो का एल और लेफ्ट साइड। ये पूछा जाता है वाइवा में और ये एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। अब हमसे उन्होंने पूछा था कि इन्वर्ट शुगर कौन सी हुई। मैंने बताया वो थी हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, नॉट सुक्रोज ओनली। उसकी रीजन ये उसकी रीजन है, हमारे पास जो सुक्रोज होती है वो बनी होती है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब हम हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होगा, यानी हमारे पास सुक्रोज है, चीनी, आम चीनी है, उसको हम जब हीट अप करेंगे एज अ रिजल्ट जब वो हाइड्रोलिसिस उसकी होगी वाटर की प्रेजेंस में, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड होगी। अब उसमें जो ग्लूकोज है वो हमारे पास होता है डेक्स्ट्रोरोटेट। ये सुक्रोज हमारे पास ना, सुक्रोज जो थी हमारे पास वो थी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब सिर्फ हमारे पास आपने चीनी ली और उसको पानी में किया वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी। अब जब हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की तो उसके जो दो प्रोडक्ट थे उसमें से जो ग्लूकोज हमारे पास था वो हमारे पास था पॉजिटिव 52.5 डिग्री विच इज डेक्स्ट्रोरोटेशन, और लीवो रोटेशन थी फ्रुक्टोज की विच इज -90.4 डिग्री। और फ्रुक्टोज की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं -90.4 है जो कि ज्यादा है, और ये लीवो रोटेशन है। तो अब आप देखें सबसे पहले जो सुक्रोज थी वो थी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब उसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो फ्रुक्टोज ओवरकम कर जाएगी और वो बन जाएगी लीवो रोटेटरी। तो ये इसलिए इन्वर्ट हो गया है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो में कन्वर्ट हो गया है। तो इस वजह से सुक्रोज के हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट को हम इन्वर्स शुगर कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है, ये प्रूफ का एमसीक्यू है। Next is the repeating unit in hyaluronic acid. So this is also a fact. But अब मैं इसमें बताऊंगा कुछ और चीजें। इसका आंसर था डेल्टा ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब हेल्यूरोनिक एसिड के बारे में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। जो हेल्यूरोनिक एसिड है ना, इसका पता होना चाहिए कि ये जो आईज होती हैं और जॉइंट्स होते हैं उधर हेल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी जब होगी तो इसके रिलेटेड कोई डिजीजेस होनी है। तो आपको पता होगा हेल्यूरोनिक एसिड का। फिर हाइलुरोनिक एसिड की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सल्फेट नहीं होता। बाकी सारे जो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस होते हैं उन सब में सल्फेट सल्फेट होता है। फॉर एग्जांपल कैरेटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट, कोंड्राइटिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट, सो वो सारे सल्फेटेड है। बट जो हाइलुरोनिक एसिड है ये सल्फेटेड नहीं है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो मैं हर एमसीक्यू से आगे बता रहा हूँ कि किस तरह एमसीक्यूज बन सकता है, और ये सारे प्रूफ में आए हुए हैं। कोई प्रूफ में इतने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर में नहीं बनते होते इस टॉपिक में से, कार्बोहाइड्रेट्स में से। उसमें से ज्यादा यही बन रहे होते, एपिमर, एनेंशियोमर, गैग्स। गैग्स में से तो एमसीक्यूज आने ही आने। हेल्यूरोनिक एसिड की ये जो चीज होगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और इसकी है, ये जो होता है ना प्रोटीन्स के साथ कोवलेंटली बाउंड नहीं होता। ये हमारे पास प्रोटीन के साथ नो, किस तरह ये आप लोग लाइन पढ़े, नॉट फाउंड कोवलेंटली अटैच टू द प्रोटीन फॉर्मिंग अ प्रोटियोग्लाइकन। सो प्रोटियोग्लाइकन ये वाली बात इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाकी सारे जो होते हैं वो कोवलेंटली बाउंड होते हैं। It is, however, a component of non-covalently formed complexes with a proteoglycan in extracellular matrix. Next, this is one of the most important MCQs और clinically भी ये important है। इसकी reason spermatozoa in the seminal fluid utilize the following sugar for its metabolism। तो
तो ये आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो जो शुगर यूज करते हैं वो होती है फ्रक्टोज। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि वो फ्रक्टोज ही क्यों यूज करते हैं? व्हाई दे कैन नॉट यूज ग्लूकोज? वो यूज कर सकते हैं ग्लूकोज भी, वो मैनोज भी यूज कर सकते हैं, बट वो इसके अलावा माल्टोज भी यूज कर सकते हैं, बट फ्रक्टोज ही की जाती है और फ्रक्टोज ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। उसकी रीजन क्या है? और ये पूछी जाती है वाइवा में। अब हम देखें ना तो एक चीज होती है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जिस चीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है ना वो कंज्यूम जल्दी होती है, यूज जल्दी हो जाती है। और जिस चीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है वो उसकी जो चेंजेस होती है ना वो डिफरेंट स्लोली हो रही होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ ग्लूकोज वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्रक्टोज इट वुड गेट यूज्ड अप वेरी क्विकली। अगर ये ग्लूकोज यूज करे, ग्लूकोज यूज करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि करता नहीं है, करता है, बट मेन फ्रक्टोज है। अगर क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो जो फूड जिसमें ग्लूकोज ज्यादा हो सकती है, जो मीठी होती है, वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स की चीजें हैं, वो ब्लड लेवल का आपका ग्लूकोज जल्दी चेंज करती है। अब लो लेवल की कौन सी है? फ्रक्टोज। अब fructose has low glycemic index and get used up slowly by the spermatozoa so that they can survive up to 3 days. तो अगर सेमिनल फ्लूइड में ग्लूकोज होती तो वो इतनी देर सरवाइव ना कर सकता। उसकी रीजन क्या? ये उसका फूड है, उसको एनर्जी चाहिए, उसके अंदर उसने जब मूवमेंट करनी है उसको उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर वो सरवाइव कर रहा है 3 डेज तक फीमेल के अंदर तो उसकी रीजन ये फ्रक्टोज है। तो ये पूछा जाता है कि वो इतनी देर क्यों सरवाइव कर सकता है? बिकॉज फ्रक्टोज हैज लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स और वो 3 डेज तक इजीली यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ फूड है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम और हाई, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, आप लोग देखें इसमें ज्यादातर कौन से होंगे? फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, और फ्रूट भी वो होंगे जो ज्यादा मीठे नहीं होते, जो नॉर्मल डे फ्रूट होता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज होती है। इसलिए कोई डायबिटिक पेशेंट होता है उसको ये नहीं कहा जाता कि आप ये फ्रूट खाना छोड़ दें, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब आप इसी तरफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि हनी, वाटरमेलन, अब ये सारी ऐसी चीजें जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा जल्दी चेंज करेंगी। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आप लोग पोटैटो में भी होता है, और ये डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, लाइक ये सारी चीजें, वाइट ब्रेड अवॉइड करनी होती है क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई है। तो आप डायबिटिक पेशेंट को नहीं कह सकते कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड आप बहुत खाएं। तो दिस इज द क्लिनिकल थिंग विच अप्लाई हियर। सो लो ग्लाइसेमिक फूड इज प्रेफर्ड। तो ये हेल्दी डाइट होती है लो ग्लाइसेमिक फूड वाली, ये है क्योंकि ये इसमें इतना ज्यादा कार्ब नहीं है। अब सेमिनल फ्लू और इसके अलावा क्या हो सकता है? एक और इसकी रीजन है कि फ्रक्टोज यूज होता है। उसकी रीजन ये है, आप लोग ये पढ़ेंगे, मैंने एक जगह से ढूंढ के ऐड किया स्पेशल, क्योंकि ये स्पर्म का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बैक्टीरिया है, अब इवन फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत वहां चांसेस होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है उस वो मेनली जो फूड यूज कर रहा होता है वो ग्लूकोज कर रहा होता है। अब उस अगर तो स्पर्म का फूड ग्लूकोज होता तो बैक्टीरिया उधर प्रेजेंट है जेनिटल ऑर्गन में फीमेल के, वहां पे वो compete करता, तो बैक्टीरिया तो खा जाता उसका सारा फूड। तो अब बैक्टीरिया फ्रक्टोज वो कंज्यूम भी नहीं कर सक रहा क्योंकि फ्रक्टोज तो उसका फूड ही नहीं है। तो एक ये रीजन भी है कि अल्लाह ताला ने फ्रक्टोज ही चूज किया फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ स्पर्म और उसकी एनर्जी के लिए, ताकि उसमें कोई कंपटीशन ना आए। तो ये दो रीजंस है। अगर ये आप लोग टीचर को सुना देते हैं तो ऑब्वियसली ही विल गेट इम्प्रेस। तो ये होता है और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। Next is specific gravity of the urine. So first of all, you should know what is specific gravity actually is. Specific gravity ना जो डेंसिटी, ये एक रेशो होती है। आपकी जो किसी चीज की डेंसिटी को आप उसकी रेशो ले लो, वाटर की डेंसिटी के साथ आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। क्योंकि जो हमारे पास वाटर होता है इट इज अ स्टैंडर्ड, वाटर इज अ स्टैंडर्ड, और बाकी जिसकी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है हम उसके साथ उसकी रेशो ले लेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 और इससे अबव कंसीडर की जाती है। तो अब जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है कब ज्यादा होगी कब कम, अब इसमें आंसर पहले मैं बता रहा हूँ डायबिटीज इंसिपिडस है, बट मैं इसकी सारों की आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसमें क्यों ज्यादा हो रही है और इसमें क्यों कम हो रही है, जो कि आपको हमेशा फायदा देगा।
आंसर इसका था डायबिटीज इंसिपिडस। अब पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस एंड व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। मैं पहले बात करूंगा डायबिटीज इंसिपिडस की। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, वो हमारे पास ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर को किडनी में, ताकि जो यूरिन है ना उसमें ज्यादा वाटर लॉस ना हो। अगर वो एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में, या जो रिसेप्टर्स जिन पे लग रहा था वो इनसेंसिटिव हो गया, तो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर बॉडी से ज्यादा निकलेगा। अब किस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, उस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है जो डाइल्यूटेड हो। ज्यादा अगर आपके पास सॉल्यूशन है कोई, उसमें सोल्यूट कम है और उसमें सोलवेंट ज्यादा है, वो डाइल्यूटेड है, इसका मतलब उसकी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है, और ये यूरिनेशन में वाटर ज्यादा लॉस हो रहा होता है, वाटर के अंदर सोल्यूट कम होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कम होती है। अब ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस की होती है? सबसे पहले डिहाइड्रेशन। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपको पता है कंसंट्रेटेड यूरिन आता है, इट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। डायरिया, जब किसी को डायरिया होता है तो एज अ रिजल्ट बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। जब वाटर ज्यादा लॉस होगा तो आपकी किडनीज क्या करेगी, यूरिन को कंसंट्रेट करेगी ताकि ज्यादा यूरिनेशन ना हो, क्योंकि बॉडी ने अपने अंदर वाटर मेंटेन करना है, इसलिए डायरिया के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होगी। नेक्स्ट इज एमिसिस। एमिसिस इज वॉमिटिंग। जब कोई वॉमिटिंग करेगा, उसकी बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, तो उसकी किडनी क्या करेगी, वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करेगी और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन, उतनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग में क्या होगा, बॉडी से वाटर रिमूव हुआ, किडनी क्या करेगी, वाटर ऑब्जॉर्ब करेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन। ये सारी वो एग्जांपल है जो जनरल लाइफ में आप नोट कर सकते हो। यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर इन्फेक्शन, इसमें भी यही हो रहा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन आ रहा होता है। अब ग्लूकोज यूरिया, इसमें क्या है, ग्लूकोज बॉडी से निकल रहा है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है। एक ग्लूकोज लेवल का थ्रेशोल्ड होता है, एक हद तक ग्लूकोज की ऑब्जॉर्प्शन किडनी में हो जाती है। अगर उससे ज्यादा ग्लूकोज आ जाए तो वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, वो यूरिन में एक्सक्रीट होगा। सो ग्लूकोज यूरिया में ग्लूकोज अगर यूरिन में ज्यादा होता है तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये बड़े डिफरेंट, ये बाकी सारे पैथोलॉजिकल कॉजेज है, ये इतना आप लोगों से उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिजियोलॉजिकल जो आप जनरल लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो उसका पता होना चाहिए, उसमें हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों होती है। और ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, ये पूछा जा सकता है। ये होता है ट्यूमर, SIADH। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन करता है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। वो अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन करेगा, और अगर वो ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन करेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन उतना ज्यादा होगा। कुछ अब कंडीशन जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है, इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूटेड यूरिन आता है। डाइल्यूटेड यूरिन इट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर हो गया तो आपकी किडनी तो काम कर ही नहीं रही ना, उसमें जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो निकल रहा है, या तो उसमें बिल्कुल ही यूरिन नहीं निकल रहा होता। जब रीनल फेलियर मेनली होता है, उसमें कोई ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती जब तक स्फीयर कंस्ट्रिक्शन नहीं हो जाती। जब स्फीयर कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो किडनी को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी एक पैथोलॉजिकल कॉज है। एक डायबिटीज इंसिपिडस, ये बहुत कॉमन कॉज है डायबिटीज इंसिपिडस, इसको याद रखना है। डायबिटीज में ये पूछा जाता है कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, इसमें से किस में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है और किस में कम होती है। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल का पेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है वहां पे। फिर ये बाकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है। अच्छा, ये सारी आपको कहाँ पे काम आने वाली हैं, ये आपको सारी प्रैक्टिकल्स में काम आएंगी। ये प्रैक्टिकल के वाइवा में होता है, और उधर भी वाइवा के भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, अब फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, नॉर्मली कंडीशन में क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सोचें ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। बच्चों के यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। उसकी रीजन क्या होती है, अभी उनकी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती, अभी उनकी किडनी प्रॉपर्ली यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर रही होती, वो अडेप्ट अभी कर रही होती है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं उनकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। तो ये आप लोग अगर बताएंगे तो इट विल पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट। नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी आपको पता है, फैक्ट है।
तो ग्लिसरॉल बाकी सब में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो पांचों स्ट्रक्चर्स है ना, पांचों ये चीजें हैं, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, ये पांचों आने चाहिए क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, स्विंगोमाइलिन में ग्लिसरॉल नहीं होता। स्विंगोमाइलिन में क्या होता है? स्विंगोमाइलिन में तीन चीजें मेनली होती है, फोस्फेटिडाइकोलिन, स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड। अब इसमें आगे फर्दर एक चीज बहुत जो पूछे जाने वाली होती है कि ये ऐसा फोस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल नहीं है। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि कौन सा ऐसा फोस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए स्फिंगोमाइलिन। अब इसमें वो पूछते हैं कि इसमें फिर क्या प्रेजेंट होता है, पर आपको पता होना चाहिए फोस्फोकोलिन, उसका हेड ग्रुप होता है, स्फिंगोसिन होती है और फैटी एसिड होता है। फिर पूछते हैं व्हाट इज सेरामाइड, तो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड अगर कंबाइन कर दें तो सेरामाइड बनता है। तो यानी आपका जो स्फिंगोमाइलिन है वो क्या किससे बना हुआ है? वो फोस्फोकोलिन और सेरामाइड से बना हुआ है, क्योंकि स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को मिला के हम सेरामाइड कहते हैं। तो ये याद करना है, सेरामाइड का एमसीक्यूज आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिमेरिक पेयर। एपिमर सबसे पहले पता होना चाहिए। इसमें आंसर तो फैक्ट है, बट मैं अब आगे बताऊंगा ये पूछा किस तरह जाता है। एपिमर हमारे पास क्या होता है? एपिमर वो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है ना, इसमें ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन आप लोगों ने केमिस्ट्री पे पढ़ी होगी कि वो कार्बन जिसपे चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, दीज ऑल आर कायरल कार्बन्स बिकॉज इनमें चार फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक हाइड्रोक्सिल है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप्स है। अब किसी एक कायरल कार्बन के गिर्द कन्फिग्रेशन में डिफरेंस हो, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैनोज के केस में, ये साइड पे जो ग्रीन वाली साइड पे ये मैनोज है, मैनोज का जो सेकंड कार्बन है इसमें हाइड्रोजन राइट साइड पे आ गया है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ग्लूकोज के केस में ये ऑपोजिट है, तो ये C2 का एपिमर है। पूछा जाता है ग्लूकोज के एपिमर्स बताओ, पूछा जाता है राइबोज के एपिमर बताओ, तो ग्लूकोज के एपिमर दो होते हैं। मैनोज इज अ C2 एपिमर ऑफ द ग्लूकोज, ये भी एमसीक्यूज है, और ग्लैक्टोज इज अ C4 एपिमर ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि इसमें C4 पोजीशन में होती है। और एपिमर में याद रखना सिर्फ एक कार्बन के गिर्द कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, दो के गिर्द नहीं होता, एक के गिर्द। फॉर एग्जांपल ग्लैक्टोज में है तो आप देख सकते हैं सिर्फ C4 के गिर्द है, बाकी C2 वाले कॉन्फ़िगरेशन सेम ग्लूकोज वाली है, बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ C4 के गिर्द है। तो C4 एपिमर ग्लैक्टोज है और C2 मैनोज है। दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि प्रूफ में आते हैं, ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं। अब जो याद रखनी है ना, इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एन एपिमर इज वन ऑफ द पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। The two epimers have opposite configuration at only one stereogenic center out of at least two. अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, एटलीस्ट एक पे बस मेनली होता है, सिर्फ एक पे अगर चेंज हो ना उसको हम कहते हैं एपिमर। तो C2 याद रखना और C4 याद रखना। C2 इज मैनोज एंड C4 इज ग्लैक्टोज। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड और जो आई है आपको पता है इंपॉर्टेंट है। गैक्स के मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप गैक्स कर लेते हो तो आप मेजर पोर्शन कवर कर लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड इसमें आ गया, तो इसमें इसके मैं हाइलुरोनिक एसिड के पीछे बता चुका हूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। इसमें सल्फेट नहीं होता, ये हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और ये आई में प्रेजेंट होता है और साइनोवियल फ्लूइड में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैग इज प्रेजेंट ऑन द टेंडन लिगामेंट एंड वॉल ऑफ एओर्टा। तो ये इसमें कंफ्यूजन समटाइम्स होती है, इसमें कॉन्ड्राइटन सल्फेट और डर्मेटिन में समटाइम्स कंफ्यूज किया जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। So chondroitin sulfate is the right answer according to your Lippincott. You can see there. So जो chondroitin sulfate है ना वो कार्टिलेजेस में भी प्रेजेंट होता है, टेंडन में भी, लिगामेंट में भी और वॉल ऑफ एओर्टा में भी। जो आप कॉन्ड्रोसाइट से भी एक तरह से याद कुछ ना कुछ आप बना के याद कर सकते हो। जो डर्मेटिन सल्फेट होता है ये स्किन में मेनली होता है, ये ब्लड वेसल्स में भी होता है, और साथ ये हमारे पास जो वॉल्व्स होते हैं आर्टरीज के, हार्ट के वॉल्व जो होते हैं उधर भी ये प्रेजेंट होता है। तो आपको एटलीस्ट हर किसी की पता होनी चाहिए, प्रूफ का वाइवा, कोई ऐसा वाइवा आपको नहीं देंगे जिसमें गैग से क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ऐसा प्रूफ का एससीक्यू नहीं होगा जहाँ पे गैग से क्वेश्चन नहीं होगा, और ना कोई एमसीक्यू ऐसा होगा। ये लाजमी चीज है जो कि आप लोग को फिंगर टिप्स में होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर लेने। तो गैग्स को कभी भी भूल के नहीं छोड़ना,
ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, इसके कंपोनेंट्स याद करने होते हैं कि ये किस किस कंपोनेंट से बना है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर कार्बन वगैरह वो इतना याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो है इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेजेस एज वेल। सो इसलिए जो कॉन्ड्राइटन सल्फेट होता है ना, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज होता है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेलुलोज बाय एन एसिटाइलेटेड अमाइनो एसिड ग्रुप। तो ये भी एक फैक्ट है। अब मैं इसको दिखा देता हूं ताकि आप लोग की विजुअल मेमोरी में ये सेव हो जाए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर काइटिन है। सेलुलोज का पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पे होती है। इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल, आप लोग बचपन फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। फिर इसके बाद आपको पता है काइटिन कहाँ प्रेजेंट होती है। काइटिन इज प्रेजेंट इन द फंगल सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के कंपोनेंट से मेनली। फिर आप लोग आगे देखोगे, इसका पता होना क्यों जरूरी होता है। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो पैथोलॉजी होगी, पैथोलॉजी में फंगस की सेल वॉल के कंपोनेंट काइटिन है। आपको काइटिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फंगाई आपको पता है डिजीजेस कॉज करते हैं। अब ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ऊपर वाला सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है। इसमें ये आप देखें, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे काइटिन में एसिटामाइड ग्रुप है। अब याद रखने के यहाँ पे इन्होंने कहा था एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप, तो ये इसकी जगह आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एसिटामाइड ग्रुप। अगर एसिटामाइड ग्रुप भी कहेंगे ना तब भी काइटिन आंसर है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। तो एसिटामाइड ग्रुप वाले केस में भी इसका आंसर है और इस केस में भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेल्यूलोज हो गया और काइटिन हो गया, या आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट इज ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड। तो अगेन इसके भी फर्दर आगे 3 से 4 एमसीक्यूज में बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। 3 से 4 वाइवा क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, वो क्या है वो आगे देखते हैं। इसका पहले आंसर मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोरोनिक एसिड, बट सिर्फ ग्लूकोरोनिक एसिड ही इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है, इसके और भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। अब क्या होते हैं? सबसे पहला जो एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हम देखेंगे वो होता है हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है? हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ एक बारी। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें C1 देखें, C1 है एल्डिहाइड ग्रुप, और बस C1 एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको पता है एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे C6 तक कार्बन जा रहे हैं। अब अगर तो C1 पे ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ग्लूकोनिक एसिड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी वो क्या बनेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड अगर C6 पे हो, C6 पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, वो अल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब उसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती है, हमारे पास प्रोड्यूस होता है ग्लूकोरोनिक एसिड। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप में। एक होता है हमारे पास ग्लूकेरिक एसिड। अगर C1 पे भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो रहा है, और C6 पे भी ऑक्सीडेशन होती है, तो ग्लूकेरिक एसिड बनता है। तो ये भी एमसीक्यूज है। तो ये तीनों एमसीक्यूज है। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लूकेरिक एसिड। मैं हल्का सा इधर दिखा देता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला कार्बन है जो हमारे पास, इधर अगर एल्डिहाइड ग्रुप वाले में ऑक्सीडेशन हो तो ये हमारे पास होता है ग्लूकोनिक एसिड। C6 पे अगर अकेले ऑक्सीडेशन हो, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, तो ये हमारे पास होता है ग्लूकोरोनिक एसिड। अगर C1 पे भी हो और C6 पे भी हो, तो दोनों पे हो रही है, इट मींस इट विल बिकम ग्लूकेरिक एसिड। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये एमसीक्यूज तीनों है। नेक्स्ट इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो बेस्ट डिस्क्राइब में आप स्टेटमेंट इधर देखें तो इसमें पहली ऑप्शन है आंसर इज अल्फा, इट इज अ C फॉर एपिमर ऑफ गैलेक्टोज। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के एपिमर्स पता होने चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज के एपिमर पूछे जाते हैं। तो C फॉर एपिमर गैलेक्टोज का होता है, C2 मैनोज का होता है, तो अल्फा इज द राइट आंसर। इट इज अ कीटोज एंड यूजुअली एग्जिस्ट एज अ फ्यूरानोज लिंक। तो आपको पता है ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड शुगर, और जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोनिक होता है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डाइटरी स्टार्च बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। डेल्टा इज एन एल आइसोमेरिक फॉर्म। तो आप लोग शुरू में एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। अगेन एपिमर्स दिखा दिए,
तो ये दोनों एपीमर्स याद कर लें, ये एमसीक्यूज है, ये एससीक्यू है, ये वाइवा है, तो ये आप लोगों को फिंगर टिप से वैसे याद हो जाने चाहिए आज। नेक्स्ट इज, अब ये जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ये डिजीजेज है, डिजीजेस का आपको ना जस्ट आप लोगों ने रट्टा मारना पड़ेगा, बिकॉज ये वो डिजीजेज है जो कि मोस्टली ना जेनेटिक डिफेक्ट से होंगी, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है, और ये तब भी होगी अगर वो जीन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये वैसे यूजुअली पूछी नहीं जाती इतनी, बट आपको ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स पता नहीं लगता पेपर इस तरह का आ जाता है कि ये एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती हैं। तो इसको एटलीस्ट आपको इसका एंजाइम और उसको ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जो मेन डिजीजेज हैं। तो ये पूरा अगर एमसीक्यूज पढ़े, कॉर्नियल क्लाउडिंग हैज डर्मेटिन सल्फेट एंड हेपरिन सल्फेट इन यूरिन, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम लिस्टेड। तो अब वो ऐसा हर्लर सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन सिंड्रोम है, तब ऐसा एंजाइम इसमें डेफिशिएंट होगा जो कि इसकी डिग्रेडेशन करता है, तो वो होता है अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ इस तरह की चीज नहीं है कि याद करवाऊं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दो डिजीजेज आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए मेनली, एक हर्लर डिजीज होती है, कैसेलवाई सिंड्रोम होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रोफ में पूछा जाता है बार बार, ये वाइवा का बहुत मतलब अच्छा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सारे एक्स्ट्रा सेलुलर ऑलमोस्ट गैग्स होते हैं, कौन सा गैग एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, कौन सा गैग एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है? सो द राइट आंसर इज हेपरिन। हेपरिन अब क्या होता है, मैं कुछ हेपरिन के कैरेक्टरिस्टिक बताने लगा। जो आपके पास हेपरिन है ये मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल हमारी लाइनिंग, कहाँ पे लाइनिंग कर रहे होते हैं? लिवर में भी प्रेजेंट होंगे, लंग्स में भी प्रेजेंट होंगे। अब ये मास्ट सेल में हेपरिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं। हेपरिन एक और जगह पे भी प्रेजेंट होता है, हेपरिन इज प्रेजेंट इन बेसोफिल्स। ये याद रखना है कि हेपरिन सिर्फ मास्ट सेल में नहीं होता, हेपरिन इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द बेसोफिल्स। हेपरिन का फंक्शन क्या है? इट इज एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट एक्शन ये किधर करता है? देयर आर टू पाथवेज इन आवर क्लॉटिंग पाथवेज, आपको पता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो हेपरिन वर्क करता है वो करता है इंट्रिंसिक पाथवे पे। अगर हेपरिन की कमी हो जाए तो एपीटीटी टाइम विल इंक्रीज, और अगर मतलब एपीटीटी टाइम अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है हेपरिन की डेफिशिएंसी है। और हेपरिन मास्ट सेल में है, और ये इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, और ये हमारे ब्लड में रिलीज होगा, ये बेसोफिल में प्रेजेंट है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हेपरिन के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगेन ये पूरी स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने अगेन बताया आपको दो, ये एसएलवाई सिंड्रोम और हल्लर सिंड्रोम, हंटर, ये जो नेम्ड है ना, इनके बस आप ना एंजाइम्स याद कर लें कि किसी तरह इनके लिंक कर लें, क्योंकि ना सारी जेनेटिक्स मेनली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ये वैसे आते नहीं है। इसमें कोई मैं रीजनिंग इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसमें एंजाइम डेफिशिएंट है, उसका जीन नहीं प्रेजेंट, बस ये है कि म्यूटेशन हुई है। कुछ में बाद में भी एंजाइम डेफिशिएंसी ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉज भी हो सकती है, बट जो गैग्स में हमारे पास जो फैमिली हिस्ट्री जिनमें आ जाती है ना, उसमें ये मोस्टली आप लोग देखेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं इंग्वाइनल हर्निया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस इज प्रेजेंट। सो ये मोस्टली जेनेटिक से होती है। इसमें क्या है? डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ बीटा ग्लूकोरोनिडेज। सो बीटा ग्लूकोरोनिडेज की एक्टिविटी अगर डिक्रीज होती है तो एसएलवाई सिंड्रोम होता है। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी इसके सिम्टम्स कैन वेरिएट, बिकॉज जो इसमें क्या होता है, जो गैग्स है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं। हमारी बॉडी में हर चीज की इंपॉर्टेंस है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो बहुत जगह पे प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट आप हर जगह पे देखोगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द रिक्वायरमेंट। तो अगर ये नहीं होगे तो ये बहुत सी चीजें करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन योर ब्लड वेसल्स, इट इज प्रेजेंट इन योर कॉर्निया, इट इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, इट इज प्रेजेंट इन टेंडन्स, इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज। मतलब कितनी जगह पे आपके पास प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है। तो अगर इसकी किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट इज गोइंग टू कॉज अ सीवियर डिजीज। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के चैप्टर अच्छी तरह करना है, उधर भी ईसीएम से आपको अंदाजा होगा। और बाकी गैग्स में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये तो आपको आने चाहिए फिंगर टिप से। ये थे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यूज जो मैंने बता दिए। इसमें मैंने ये भी बताया कि कौन सा वाइवा क्वेश्चन था, कौन सा आप लोगों को फायदा देगा, जो जो मैक्सिमम बता सकता था। प्रैक्टिकल में जो आ सकते थे जो कार्बोहाइड्रेट्स के, ये चीजें आएंगी, आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेपरेटिव टेक्निक्स। सेपरेटिव टेक्निक्स कुछ कॉलेजेस में बहुत हाई यील्ड होती है, कुछ में
बस मॉडरेट सी होती है। तो इसके मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, बट कुछ ना कुछ आप लोग को एटलीस्ट आइडिया जरूर होना चाहिए। इसकी जो पहली है, द अब्जॉर्प्शन डिपेंड ओनली ऑन द अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल एंड काउंटेड बाय द बीम ऑफ द लाइट। तो हमें ये लॉस पता होने चाहिए। पहला आ जाता है इसका आंसर, मैं बताऊं, बीम ऑफ लाइट इस अब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। ये बियर्स लॉ होता है। अब बियर्स लॉ क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है लाइट कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मॉलिक्यूल है, आप लाइट उसमें से गुजारो, तो डिपेंड कर, ये अगर बियर्स लॉ अप्लाई होगा ना, तो आप जब उसके 100 मॉलिक्यूल्स किसी का करेंगे, फिर उसमें से लाइट गुजारो, तो ये उसकी लाइट पास करने की एबिलिटी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 ईंटें हैं और उसके सामने से आप उसमें से लाइट गुजार रहे हो, और सामने 100 ईंटों की दीवार है, उधर से आप टॉर्च की लाइट गुजार रहे हो, तो मतलब डिफरेंट चीज हो जाएगी। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सोल्यूट के लेवल पे होती है, मैं मैक्रोस्कोपिकली एग्जांपल देने लग गया हूँ, माइक्रोस्कोपिकली ये चीजें होती हैं। तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हुए हैं, व्हाट इज लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ में इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ये लैम्बर्ट्स लॉ में अगर ज्यादा इंटेंसिटी है लाइट की और मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, तब भी उसने उतना पास होना है। अगर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है और इंटेंसिटी लाइट की लो होगी है, तब भी उसने उतना ही पास करना है। तो इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो लैम्बर्ट्स लॉ ये होता है, अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड ना कर रहा हो। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है तो वो बियर्स लॉ था। और हेनरी लॉ इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। ये गैस पे पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। और लॉ ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो ये वाला एमसीक्यू जरूर आप लोग को ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। ये सेपरेटिव टेक्निक में कि एचआईवी, हेपेटाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इनके मार्कर क्या होते हैं। इसको बेसिकली जो टेक्निक यूज होती है, द राइट आंसर इज बीटा एलाइजा। इसको एलाइजा भी कहते हैं। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो ये आप लोगों को एलाइजा के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये किस तरह होता है, थोड़ा सा वेग आइडिया होना चाहिए। इसका मैं वेग आइडिया आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने सारे अपने माइंड में कंसीडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एचआईवी पेशेंट है या हेपेटाइटिस पेशेंट है, उसका ब्लड लिया, ब्लड ले लिया, अब ब्लड गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इधर से मुझे याद आई, वाइवा में पूछी जाती है प्रैक्टिकल्स के, कि आप किसी बंदे का, कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट था, आपने उसका ब्लड लिया है, तो उसके बाद आप सिरिंज के साथ क्या करोगे? तो आपने याद रखना, जो उसकी नीडल होती है उसको उतार के, नीडल एक होता है वहां पे, नीडल को तोड़ सकते हैं, उससे उसको डिस्कार्ड करोगे। ये पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में, इवन फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, उसको डिस्कार्ड करना होता है। और जो जिस ब्लड को आपने जिस वायल में भेजना होता है, उस पर लिखना होता है कि ये हेपेटाइटिस का पेशेंट है। उसकी रीजन है क्योंकि ये इन्फेक्शन कर सकता है। एचआईवी का पेशेंट हो तो लिखना होता है, ताकि उसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छे से की जाए, आगे जो लेबोरेटरी वाले हैं उसको ध्यान से करे, ताकि वो सेफ रहे। तो ये बातें, ये अच्छा इम्पैक्ट डालती है, और ये पूछते हैं टीचर्स। एंजाइम इम्यूनो एसे एलाइजा हो गया, आपने ब्लड लिया, ब्लड लेके सैंपल भेज दिया। अब उधर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट्री डिश ली। अगर तो उस बंदे को हेपेटाइटिस है तो उसके पास एंटीबॉडीज होगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई होगी, बॉडी ने की होगी। अब एंटीबॉडीज जो है, वो जब ब्लड डालेंगे उसमें एंटीबॉडीज थी। अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस और एचआईवी जो भी, आपके पास इसके एंटीजन होते हैं, बने होंगे जो सिंथेसाइज, एंटीजन डालेंगे, एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगी। एंटीबॉडी थी हमारे पास ब्लड में, जो हमने पेट्री डिश में ले लिया हुआ है, एंटीजन डाला, एंटीजन अटैच हो गया। अब एंटीजन अगर तो अटैच हो गया, अब आप फिर से एक और एंटीबॉडी डालेंगे। अब जो सेकंड एंटीबॉडी है ना, वो आपने खुद जो सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी है, सिंथेटिक है, वो डाली है, उसके ऊपर एंजाइम लगा हुआ है। और फिर आप चेक करते हो कि ये उसके साथ अटैच हुआ कि नहीं हुआ, तो उससे पता लगता है। एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। फिर रेडियो इम्यूनो एसे क्या होता है, इसमें रेडियो लेबल्ड चीज यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आप हार्मोन कोई इंजेक्ट करते हो बॉडी में, ये हार्मोन के लेवल चेक करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है। तो उसमें रेडियो इम्यूनो एसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। बट जो दो है ना, रेडियो इम्यूनो एसे और एंजाइम इम्यूनो एसे, ये पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सिंपल सी है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। दो इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे, एक फॉर एग्जांपल नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो एंजाइम एलाइजा का मैं अगेन कहूंगा, ये आप लोगों ने करनी है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं इन विच ऑफ द क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज हेड इन अ नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स थ्रू इट अंडर प्रेशर। तो क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी और बहुत बारी केमिस्ट्री में पढ़ते हुए सोचा होगा इसकी एप्लीकेशन तो कहाँ है, कहीं एप्लीकेशन नहीं है, बट इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन ये प्रिमिटिव थोड़ी हो गई है टेक्निक्स। तो प्रिमिटिव टेक्निक्स है बट इसकी एप्लीकेशन स्टिल है। तो जो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसके बारे में आपको पता, फोर्स प्रेशर के साथ ना वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। फिर आपके पास लिक्विड और गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सारी आप लोग एक बार खुद रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी बस डिफरेंस है। इसके जो मोबाइल और स्टेशनरी फेज है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये इसलिए कॉलम वाला डाला गया था क्योंकि इस वाले में ना हमने अंडर प्रेशर मोबाइल फेज जो होता है ना उसको करना होता है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। फॉर द सेपरेशन ऑफ, इसमें गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का पूछा है। आपको पता है गैस और में क्या फर्क होता है, लिक्विड में क्या फर्क होता है। जो गैस होती है वो एक तरह से हमारे पास पता है आपको कि स्प्रेड हुई होती है। लिक्विड में भी आगे आपको पता है एक होता है जो नॉन वोलाटाइल होता है, एक वोलाटाइल होता है। तो ये बात याद रखनी है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी किसके लिए होगी? लो मोलिकुलर वेट गैसियस स्पीसीज, जितना मोलिकुलर वेट कम वो चीज उतनी हल्की और वो हमारे पास फ्लोट होगी। तो ये वाली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बहुत कॉमन है और ये सिंपल सी सबसे सिंपल टेक्निक है जो आप सबसे सिंपल पढ़ते हो ना, कि एक सॉलिड आपने ले लिया स्टेशनरी फेज, उसके ऊपर आपने कोई कोट चढ़ा दी, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल की, एल्यूमिनियम फॉइल की, तो उसके ऊपर फॉइल चला रही, वो आपके पास हो गया स्टेशनरी फेज। और एक होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में क्या होता है? लिक्विड। तो ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये सबसे कॉमन, जो अगर आप लोग देखेंगे क्रोमेटोग्राफी वो यही होती है, सॉलिड और लिक्विड की। तो ये कुछ सेपरेटिव टेक्निक्स थे, तो इसमें मैं यही आपको कहूंगा एलाइजा, रेडियो अमीनो, ऐसे ये कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को और ये काम आएंगी। एलाइजा, खास तौर पे एलाइजा पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पैथोलॉजी में ये सारी टेक्निक्स यूज होनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे थर्ड ईयर में आसानी हो जाएगी। तो ये ना सोचना कि जो फर्स्ट ईयर में चीज पढ़ी है उसने आगे यूज नहीं होना, उसने बार बार यूज होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। आई होप कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मैंने हर एमसीक्यूज में कोशिश की है कि मैं ये भी एक्सप्लेन करूं कि वो वाइवा में किस तरह पूछा जाएगा, वो उसके अलावा ये एमसीक्यूज नहीं आएगा तो कौन सा आ सकता है, ये एससीक्यू में पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल में, क्योंकि ये काफी चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो प्रैक्टिकल्स का जैसे मैंने बताया था एंड वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि बहुत कॉमनली कार्बोहाइड्रेट्स में से हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगेन मैं गाइडलाइन में यही बताऊंगा कि जो गैग्स है वो अच्छे से करें क्योंकि गैग्स में से सबसे ज्यादा पेपर पूछा जाएगा। फिर उसके अलावा जो आप लोगों ने बाकी एपीमर, एनेंशियोमर, ये चीजें आनी चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के मैंने बताया 3 डिफरेंट एमसीक्यू। सो बेसिकली 15 एमसीक्यू जो कार्बोहाइड्रेट में थे, 5 सेपरेटिव टेक्निक से थे। 15 एमसीक्यूज में मैंने फर्दर 3 3 4 4 बताया कि किस तरह आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 40 to 50 पॉइंट्स जरूर कवर हुए होंगे जो कि आप लोगों को आगे वाइवा में भी जरूर हेल्प करेंगे और आप प्रूफ में खुद देखोगे कि किस तरह गैग्स में से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो सल्फेट किस में प्रेजेंट नहीं होता, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा नहीं होता, हमारी ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, टेंडन में कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा गैग्स प्रेजेंट होता है, ये सारे पूछे जाएंगे। तो इस वजह से ये अच्छी तरह आने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसकी गाइडलाइन के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारे पास राइबोस का एपीमर कौन से होते हैं। तो राइबोस का जो एपीमर वो हमारे पास होता है डी आर्बिनोज। तो आर्बिनोज हमारे पास होता है, ये भी C2 एपीमर है, तो ये भी पूछा जाता है। तो राइबोस का एपीमर पूछा जाता है, पता होना चाहिए राइबोस का एपीमर क्या होता है।
अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स को हम बहुत सिंपली बताएं तो क्या होगा, आपने एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, उसमें 1 to 100 मार्क्स रखने हैं। उसमें आपने देखना होता है कि उसमें जो ग्लूकोज है, प्योर ग्लूकोज, वो कितनी है। तो अगर तो ज्यादा होगी, इट मींस उसका ग्लाइसेमिक उस चीज का इंडेक्स ज्यादा है, और वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ऑब्वियसली खतरनाक होगी। और जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो हमारे पास मतलब हेल्दी डाइट होगी, चीजें होती हैं ज्यादातर। फॉर एग्जांपल, मतलब वो डायबिटिक पेशेंट अगर उनसे रिलेट किया जाए तो मतलब यूज हो सकती है। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑब्वियसली जल्दी चेंज नहीं करेगी, वो ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया, इनके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। बट आप देखते हैं शुगर केन ले लें, हनी ले लें, ये इस तरह की कोई चीजें होती हैं, इनके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस होते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट यू शुड नो अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये डिजीजेज जो है, ये हार्पर वगैरह में भी अवेलेबल हो गया, आई थिंक लिपिन में भी थी। तो ये इसके जस्ट ये 3-4 मेन के एंजाइम्स याद कर लें, जस्ट फॉर मतलब सेफ्टी पर्पस। अगर आप लोग को ज्यादा वहम है तो ये याद कर सकते हैं। आता नहीं होता यूजुअली, लेकिन एटलीस्ट इनका ये कुछ जगह पे समटाइम्स पूछ भी लेते हैं, तो इस वजह से एटलीस्ट एंजाइम अगर आपको पता होगा ना उस डिजीज का, तो एमसीक्यूज आएगा तब भी आप कर लेंगे, अगर एससीक्यू आएगा तब भी आप कर लेंगे। तो एंजाइम एटलीस्ट याद हो कि किस डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है और कौन से गैग्स पे इफेक्ट होगा। सो चलें, आई होप कि कुछ ना कुछ आज आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। तो ये फर्दर आप लोग देख सकते हैं आगे यूट्यूब पे भी, अगर किसी का कोई मिस हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत से एमसीक्यूज इन एमसीक्यूज के अलावा पॉइंट्स कवर करवाए हैं, जो कि आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट जगह पे पूछे जाएंगे जब आप लोग का प्रूफ आएगा। तो ये सब कुछ आप लोगों को एटलीस्ट कार्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।